Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel IQ Smasher. Today we are going to discuss about mitotic phase. ठीक है, mitotic phase जैसे कि अब हम डिवीजन से स्टार्ट करने लगे हैं. हमारा मेन टॉपिक था सेल साइकिल. सेल साइकिल में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया इंटरफेस के बारे में. अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को आप जो है ना उसको सुने ताकि आपको थोड़ी ना हो जाए. जो भी चीज़ें इस लेक्चर में हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी से ना हो. ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हमने स्टार्ट करना है माइटोटिक फेज. आपको पता है कि माइटोटिक फेज को हमने बोला था कि हमारे पास माइटोटिक फेज होता है, ये डिवीजन फेज होता है. ठीक है, अब डिवीजन फेज में आपको ऑलरेडी से थोड़ा बहुत पता होगा कि डिवीजन्स के लिए हम कौन सी दो डिवीजन्स को यूज़ करते हैं या उनका क्या नेम है. एक को हम बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम इस टर्म को जो है इलस्ट्रेट करते हैं कि ये टर्म बेसिकली इसका मीनिंग क्या है और माइटोसिस क्यों कहते हैं, ये किससे रिलेट है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास माइटोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट. माइटोस हम यूज़ करते हैं थ्रेड के लिए. ठीक है, आपको पता है थ्रेड हम किसके लिए बोलते हैं, धागे के लिए बोलते हैं. और थ्रेड ये आ गया हमारे पास माइटोस का मीनिंग. और इस किसे बोलते हैं IS, इसका मतलब होता है सेम. ठीक है, यानी माइटोसिस किसे बोलते हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्रेड हम क्यों यूज़ करें. आपको पता है कि हम क्रोमोसोम को ये कहते हैं कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये थ्रेड की तरह होते हैं, धागे की तरह होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, अब अगर हम माइटोसिस की डेफिनेशंस को देखें तो इस पे हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है माइटोसिस की, यानी ऐसी डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहे, वैसे सेम रहे जैसे पेरेंटल सेल में है. और अगर डिवीजन के बाद भी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज ना हो, वो सेम रहे एज लाइक पेरेंटल सेल. ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैसे डेफिनेशंस की हुई है कि द डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल. ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो इसमें सेम रहेंगे. अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इलस्ट्रेट करेंगे एक एग्जांपल्स के साथ. हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमने जो एग्जांपल दिया है वो एक ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं. ह्यूमन सेल में आपको पता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, अगर हम पेरेंटल सेल लेंगे तो पेरेंटल सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होंगे. लेकिन इसके बाद जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगी तो क्या होगा कि माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास जो है सेल ने डिवाइड करना है, डिवाइड होकर वो दो सेल बनाएगा जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन से सेल हैं, डॉटर सेल हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन मियोटिक डिवीजन के बाद, माइटोटिक डिवीजन के बाद भी वो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे. ठीक है, डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम रहेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और इसका मतलब होता है सेम. इट्स मीन के नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन सेम एज लाइक देयर पेरेंट सेल. ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल इसे इलस्ट्रेट कर दी कि हमारे पास इसका क्या मतलब था डिवीजन का. नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं इसकी डिवीजन के बारे में, हमने कहा डिस्कवरी के बारे में इसकी बात करते हैं. हमें ये डिस्कवर हुआ था कि जब वेदर फ्लेमिंग थे इन्होंने डिस्कवरी की थी. इन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, इन्होंने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था. किस में डिस्कवर किया था, इन्होंने एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था. ठीक है, और अब हमारे पास बर्गर्स थे जिन्होंने किस क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था प्लांट सेल्स के अंदर. ठीक है, एक ने वेदर फ्लेमिंग ने एनिमल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था और दूसरे बार बर्गर्स हमारे पास आ गए जिन्होंने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था किस सेल में, प्लांट सेल में. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के स्टेजेस के बारे में. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास माइटोटिक फेज होता है, इसकी 4 स्टेजेस होते हैं. कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, हमारे पास प्रो फेज होता है, मेटा फेज होता है, एनाफेज एंड देन टीलोफेज होता है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करने से पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस जो है या मियोसिस है ये खुद ब खुद जो है स्टार्ट नहीं हो जाती बॉडी में. इसको स्टार्ट करने में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. अब हमारे पास ये फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, या तो फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब इसको हम एग्जाम्पल जो है ना इसकी एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे. भला ये कैसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मियोसिस या माइटोसिस को इनिशिएट करवाते हैं बॉडी के अंदर. आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाता है, ठीक है, या हमें इंजरी जो है बॉडी में फील होती है, इंजरी हो जाती है,
तो कोई भी वोंड आ जाता है हमारी बॉडी पर, तो उस पर क्या होता है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे या फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि क्या इनिशिएट करवाएंगे, हमारे बॉडी में माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि माइटोसिस हमेशा सोमैटिक बॉडीज़ में होती है, बॉडी सेल में होती है, और जो मियोसिस होती है हमारे पास वो जर्म सेल्स में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसको इलस्ट्रेट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्टेज है, हमारे पास प्रोफेज है। ठीक है, अब प्रोफेज है, आपको पता है सबसे पहले प्रोफेज में हम दो स्टेजेस को इलस्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है अर्ली प्रोफेज एंड देन सेकंड वन हमारे पास होता है पोस्ट प्रोफेज। ठीक है, अर्ली यानी प्रोफेज होने से पहले कौन कौन सी चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, और प्रोफेज के होने के बाद कौन सी चेंजेस आ जाती हैं। सबसे पहले अब हम इसको किसको बताएंगे, हम अर्ली प्रोफेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक नॉर्मल जो सेल होता है इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको पता है एक सेल है, सेल में हमेशा सबसे पहले सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होती है, क्रोमेटिन मटीरियल होता है। क्रोमेटिन मटीरियल और इसके बाद एक इसमें डार्क सर्कल होता है या डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोलस के बिल्कुल राइट साइड पे या फिर वो यहाँ हो सकता है या फिर किसी और जगह पे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, यानी हमने राइट एंगल पर दिखाना होता है कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास सेंट्रीओल्स होते हैं। न्यूक्लियस के राइट एंगल पर हमारे पास सेंट्रीओल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसकी बात कर ली कि हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर सेंट्रीओल्स होते हैं। उसके बाद सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद सेल को क्या चीज़ जो है उसकी बॉडी को रिजिड बनाती है या फिर उसे प्रोटेक्शन देती है, तो वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट के सेल में हमेशा सेल वॉल होती है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हमने अर्ली प्रोफेज देख लिया। इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जिन्होंने डिवीजन में रोल प्ले करना होता है। नेक्स्ट हम पोस्ट प्रोफेज की तरफ मूव करते हैं। पोस्ट प्रोफेज की तरफ मूव करने से पहले अब यहाँ पर देखें, हमने कहा था कि हमारे पास जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेंट्रीओल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। सेंट्रीओल्स ने साथ में एक अपनी कॉपी डेवलप करनी होती है। जब वो कॉपी डेवलप करते हैं तो इसके गिर्द एक क्या बन जाती है, एक मेम्ब्रेन इसको कवर कर लेती है। जैसे ही सेंट्रीओल्स बॉडी को मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, इस फुल बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये सेंट्रोसोम्स हैं। क्या हैं, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो दो सेंट्रीओल्स है, एक सेंट्रीओल एक ने उसने अपनी कॉपी डेवलप की, तो ये दोनों अपोजिट पोल पर मूवमेंट शो कर देंगे। किधर मूवमेंट शो करेंगे, ऑपोजिट पोल पर। एक सेंट्रीओल राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर मूवमेंट शो कर देगा। ठीक है, जैसे ही सेंट्रीओल्स ऑपोजिट पोल पर मूवमेंट शो करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस के या क्रोमेटिन मटेरियल को कवर किया हुआ है, वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, वो रप्चर्ड होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में बन जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास पैचेस की फॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में क्या हो जाएगा कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कंडेंस सेंट्रीओल्स ने अपोजिट पोल पर जो है मूवमेंट शो कर दी। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर्ड होना स्टार्ट होगी, क्रोमेटिन मटेरियल हमारे पास कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी चेंजेस हैं जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो वो शो करती है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने बात कर ली। उसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम वो विजिबल होना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम को देखने के लिए हम कुछ स्टेन्स यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी स्टेन होती हैं, एक तो हिस्टामाइन होती है हमारे पास और दूसरी स्टेन हम यूज़ करते हैं ओसीन। ठीक है, ओसीन और हिस्टामाइन ऐसी स्टेन्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन सी चेंजेस और आती हैं इसमें, हमारे पास साइटोप्लाज्म जो होता है वो विस्कस होना स्टार्ट कर देता है। जब विस्कस होता है तो आपको पता है कि हर चीज़ जो है इसमें अब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, बेसिकली हम इस फेस पर क्या होना, प्रो फेस में मेन चीज़ क्या होती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होना स्टार्ट कर देते हैं। इस फेज़ को हम क्या नेम देते हैं कि ये हमारे पास पोस्ट प्रो फेज़ है। ठीक है,
ये ऐसी चेंजेस हैं कि जब प्रोफेज होना स्टार्ट करती है तो तब हमारे पास जो है ये आती हैं। अब यहाँ पर हमने कहा था कि जो सेंट्यूज हैं, जैसे ही सेंट्यूज ऑपोजिट पोल पर मूवमेंट शो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 3 तरह के फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से फाइबर्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि हमारे पास सबसे पहला जो फाइबर है वो हमारे पास एस्टर फाइबर, जिसे हम एस्टर फाइबर भी बोल सकते हैं या फिर एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये हमारे पास सबसे शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इनका क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने सेंट्यूल्स को अटैच करवाना होता है, किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि हमारे पास सेंट्यूल्स जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स थी इन्होंने सेल को किसके साथ अटैच करवाया है, सेंट्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इनका तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास। दूसरी जो हमारे पास होती हैं वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, इन्होंने किसको कंजुगेट करना है, कंजुगेट करती हैं विद द ऑपोजिट पोल, ठीक है। लाइक ये जो एक से डायग्राम में मैंने ये शो की हुई है कि ये जो है एक साइड से जो फाइबर्स, एक फाइब से फाइबर आए और दूसरे साइड के फाइबर से उन्होंने अटैच किया, कंजुगेट किया, तो वो इस तरह से सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे पास पोलर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और थर्ड वाली कौन से माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास बनती हैं, तो वो हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो काइनेटोकोर होते हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें कि एक मैंने क्या बनाया हुआ है, एक हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम का ये वाला जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किसके साथ अटैच होते हैं, ये काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं जो कि सेंट्रोमियर में होती है, ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर होती है। तो ये हमने 3 तरह के फाइबर्स भी डिस्कस कर लिए कि जो कि सेंट्यूल्स की मूवमेंट से बनते हैं। पहला हमने बोला कि हमारे पास एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दूसरे हमारे पास पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और थर्ड वन हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा प्रो फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप्स हो कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फेज स्टार्ट हो रहा है वो मेटा फेज है। मेटाफेज, मेटा हम बोलते हैं किस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पर हमने कहा है कि मेटा हमारे पास सेंटर होता है। मेटा किसको बोलते हैं, सेंटर को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी वो किस चीज़ पर अरेंज हो जाएंगी, वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंटर में अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं या सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंटर में आकर अरेंज हो गई हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होती है मेटाफेज के अंदर, वो हमारे पास माइटोटिक अपरेटस बनता है। आपको पता है माइटोटिक अपरेटस हम इसको क्यों कहते हैं, क्या होता है, क्योंकि माइटोटिक अपरेटस जब बन जाता है तो हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग बिकम विजिबल, हर चीज़ हमें नज़र आना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मेटाफेज के अंदर माइटोटिक अपरेटस फॉर्म हो चुका है, ठीक है। मेटाफेज की बहुत ही, अगर हम सिंपल में इसको बोलें तो इसका क्या फंक्शन होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेंटर में अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनाफेज की। एना का मतलब होता है सेपरेशन। एना हम किसको बोलते हैं, सेपरेशन को, ठीक है, या फिर ऑपोजिट। एना ऑपोजिट को भी कह सकते हैं और सेपरेशन को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये एना फेज जो हमारे पास होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो सेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास सेल क्या होता है, पहले हमारे फेज हमने देखा कि हमारे पास जब मेटाफेज स्टार्ट हुई तो सेल जो है या फिर राउंड शेप में होता है, ठीक है, राउंड गोल गोल शेप में होता है। लेकिन जैसे ही सेल एनाफेज स्टार्ट होता है तो हमारे पास सेल की शेप किस तरह हो जाती है, या फिर सेल इलिप्टिकल हो जाता है या फिर ओवल शेप में हो जाता है। इलिप्टिकल जैसे कि एग की शेप होती है, ठीक है, ओवल या इलिप्टिकल उस तरह का हो जाता है।
उसके बाद हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स इसमें क्या करते हैं कि ऑपोजिट पोल पर मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं? क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो शॉर्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होती हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं क्रोमैटिड्स पर, सिस्टर क्रोमैटिड्स पर या क्रोमोसोम पर, कि वो ऑपोजिट पोल पर मूवमेंट शो करें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि सेंटर में गैप क्रिएट हो जाता है और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज की एक और बात करें तो हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किस चीज़ की? क्रोमोसोम्स की। इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की। अगर क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए तो हमारे पास क्या चीज़ एग्जिस्ट करने लग पड़ती है? तो हमारे पास सिंड्रोम क्रिएट हो जाते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि कौन कौन से सिंड्रोम्स क्रिएट हो जाते हैं? हमारे पास कुछ सिंड्रोम के आपका नाम बताती हूँ। लाइन फिल्टर सिंड्रोम हमारे पास होता है, डाउन सिंड्रोम। इस तरह के बहुत से सिंड्रोम हैं जो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होने की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एनाफेज हमारे पास हो गया। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक तो हमारे पास इसकी डायग्राम सेल की शेप किस फॉर्म में होगी? एलिप्टिकल या ओवल की फॉर्म में होगी है। जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होना स्टार्ट कर दी तो सेपरेशन किसकी होगी? क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड या क्रोमोसोम ने आपस में सेपरेट होना स्टार्ट कर दी और यहाँ पर हमारे पास एक गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, जब वो गैप क्रिएट हो जाता है तो ये इनिशियल पॉइंट होता है कि जो सेल है उसने डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है, 1 से 2 सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टीलोफेज की। अब यहाँ पर टीलो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? टीलो को हम बोलते हैं, वर्ड टेल के लिए यूज़ करते हैं। टेल के लिए क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम इसे बोलते हैं कि ये किसका है? एंड ऑफ माइटोसिस। ठीक है, एंड ऑफ माइटोसिस। अगर हम उसकी बात करें मियोसिस की, तो अगर हम टीलोफेज 1 या टीलोफेज 2 करेंगे तो उसमें भी यही होगा कि हमारे पास एंड ऑफ माइटोसिस या मियोसिस होगा। ठीक है, इसको हम टीलोफेज बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई कि टीलोफेज जो है ये अल्टरनेटिव फेज होता है किसका? प्रोफेज का। प्रोफेज का अल्टरनेटिव फेज होता है या उससे ऑपोजिट होता है। यहाँ पर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं आपको पता है? जो जो चेंजेस प्रोफेज में हो रही होंगी उसकी अल्टरनेटिव करके हमने इसमें लिख देनी है कि हमारे पास प्रोफेज में ये हो रहा था, क्रोमोसोम विजिबल हो गए थे, तो टीलोफेज में वो इनविजिबल हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म उसमें विस्कस हो गया था तो इसमें नॉन विस्कस हो जाना है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर रप्चर्ड हुई थी तो यहाँ पर क्या हो जानी है? रीफॉर्म होनी है। ठीक है, और सेल ने किस में डिवाइड कर देना है? सेल डिवाइड हो जाएगा 2 सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस फेज में हो रही होती हैं? टीलोफेज में हो रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक सेल दिखाया। यहाँ पर देखें, जैसे ही टीलोफेज स्टार्ट होता है तो पहले हमने देखा था कि जो एनाफेज है उसमें यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, सेंटर में यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। लेकिन जैसे ही टीलोफेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ने क्या करना है? सेल मेम्ब्रेन आपस में इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेगी तो सेल ने क्या करना है कि सेल डिवाइड हो जाएगा और कितने सेल बना देगा? हमारे पास 2 सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, 2 सेल्स बनेंगे जिनके पास कंप्लीट क्रोमैटिन मटेरियल होगा, यानी वो एक कंप्लीट सेल में 2 कंप्लीट सेल में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टीलोफेज, यहाँ पर एंड होता है। और हमने आज पढ़ा था माइटोटिक फेज जो कि आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है टीलोफेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में कि मियोसिस क्या होती है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज का लेक्चर हमारे पास एंड होता है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।